हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर असद एंड आई एम योर एनाटमी मेंटर। देखिए, एनाटमी आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एनाटमी एनाटमी में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला एक रूल आपको फॉलो करना है, दैट इज 100:20 रूल। अब ये 100:20 रूल क्या होता है? 100:20 रूल। एनाटमी पढ़ते टाइम आपको 100:20 रूल ऐसे याद रखना है कि 100% जो होगा वो होगा फ्रॉम माई साइड। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दूंगा, लेकिन 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 20 जो है वो आपकी साइड से होना जरूरी है, दैट इज फ्रॉम योर साइड। 20% आपकी तरफ से होना चाहिए। अगर मैं आपको 100% दे रहा हूं तो उसका 20% मुझे मिलना भी चाहिए। अगर इस तरीके से आप पूरी एनाटॉमी को अपने कवर करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका एनाटॉमी का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम टर्म देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी टर्म होती क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है विच इज इक्वल टू डाइसेक्शन। डाइसेक्शन डाइसेक्शन का मतलब होता है किसी को भी काटना। सिर्फ काटना नहीं, उसके बारे में पढ़ना। काटना और पढ़ना। एनाटॉमी को आप ऐसे ले सकते हैं कि एनाटॉमी में क्या है, हमारे जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जितने टोटल स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, उन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं एनाटॉमी में। ठीक है। आज की क्लास जो है इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे एनाटॉमी का, कि एनाटॉमी में जो जो मेन बेसिक टर्म्स होती हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं, और इसके साथ साथ आपको जो टर्म्स रह जाएंगी वो वाली टर्म्स, जैसे जैसे वो टर्म आती चली जाएगी वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहला आता है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर में सबसे मेन चीज, जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे पहली चीज आती है आपके पास एनाटॉमिकल पोजीशन, दैट इज दिस एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है? ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर एक एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी, तो उसको एक आइडियल पोजीशन जो दी जाती है, जिस पोजीशन में उसके सारे ऑर्गन्स, सारी उसकी बोन्स, सारे स्ट्रक्चर्स, सब कुछ पढ़े जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ये पोजीशन कुछ ऐसी होती है, इसमें जैसे स्ट्रेट खड़े होते हैं वैसे ही खड़ा होना है, लेकिन इसमें जो हैंड्स हैं दैट शुड बी फेसिंग, इसमें जो हैंड्स हैं दैट शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड। हैंड शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड, एंड हमारे जो फेस है उसके मसल्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए। तो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें जो हैंड है, द हैंड शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक सी चीज सबको पता होनी जरूरी है, क्योंकि आगे जितने भी हम स्टडी करने वाले हैं वो सब एनाटॉमिकल पोजीशन में ही स्टडी की जाएंगी। अब आते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी। ये होते हैं कुछ प्लेन्स। देखो, जैसे ही जब भी किसी ऑर्गन को पढ़ा जाएगा, किसी भी ऑर्गन को इंटरनल का स्ट्रक्चर जो पढ़ा जाएगा, किसी भी ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम उसको काट के पढ़ते हैं। तो काटने का तरीका हमारा किस प्लेन से हुआ है, वो होता है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को 3 तरीके से काट के पढ़ा जा सकता है, दैट इज सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो सबसे पहला प्लेन जो है हमारी, ये वाला प्लेन, इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। दिस इज कॉल्ड द कोरोनल प्लेन। दिस इज कॉल्ड द सजाइटल प्लेन, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्लेन।
अब इनके पीछे की हिस्ट्री बताता हूं कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं। सबसे पहला है हमारा ये सजाइटल प्लेन। देखो 12th क्लास में बेसिक पढ़ के आए हुए हैं हम, हमें ये पता है कि जो हमारी स्कल बोन होती है उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं सूचर्स। तो दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड सूचर्स, ये होते हैं सूचर्स। ठीक है, जो इनमें सूचर्स है, अब इन सूचर्स के आपको नाम पढ़ने। ठीक है, जो तुम्हारा नाम होता है ये वाले सूचर का, दैट इज प्रेजेंट, जो ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, इस सूचर को बोलते हैं कोरोनल सजाइटल सूचर। दिस इज कॉल्ड सजाइटल सूचर। ये सजाइटल सूचर होता है। ठीक है, इसका नाम ऐसे ही रखा गया है सजाइटल सूचर। और जो प्लेन इसके थ्रू पास कर रहा है, जो प्लेन इस सूचर के थ्रू पास कर रहा है, मतलब ऐसे करके जो प्लेन है, ऐसे जो प्लेन है वो वाला प्लेन होता है हमारा सजाइटल प्लेन। इसीलिए जो ये प्लेन है इसको बोला जाता है सजाइटल प्लेन। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इस प्लेन को कहां आपने पढ़ा है, कहां आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा भी होगा। देखो, जो जब भी हम ब्रेन पढ़ते हैं तो ब्रेन हमारा ऐसे प्रेजेंट होता है। ये मैं ऊपर से बता रहा हूं, ऊपर से देखने में ब्रेन ऐसा लगता है, बीच में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन ब्रेन को हम इस तरीके से नहीं पढ़ते। ब्रेन का जो हम वो देखते हैं, ब्रेन को बीच में से काटते हैं, बीच में से काटने के बाद जो ब्रेन का स्ट्रक्चर मिलता है वो हमें कुछ ऐसे करके मिलता है, ऐसे करके। तो हम इधर से देख रहे हैं, तो ये हमारा जिस प्लेन से इसको काटा गया है वो प्लेन होता है हमारा सजाइटल प्लेन। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं ये सजाइटल प्लेन आपको समझ में आ रहा होगा। और सजाइटल सूचर जो है वो यही याद होना चाहिए। ये सजाइटल सूचर आपको याद होना चाहिए, इसको नोट कर लो, ये सजाइटल सूचर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है हमारा कोरोनल सूचर। इसको कोरोनल सूचर बोलते हैं। ये सूचर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में ऐसे। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है यहां पर ऐसे, तो इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर। कोरोनल, कोरोनल वर्ड जहां पर भी आएगा एनाटॉमी में आपको ये याद रखना है, कोरोनल का मतलब होता है क्राउन, द क्राउन ऑफ क्वीन और किंग। तो कोरोनल का मतलब होता है क्राउन। तो समथिंग हुज फंक्शन इज रिलेटेड टू समथिंग ऑफ किंग और क्वीन, और समथिंग विच इज सिचुएटेड ऑन द प्लेस। तो आपको जो भी ऐसी चीज होगी उसको आपको कोरोनल ही देखना है, और कोरोनल कहीं पर होगा तो आपको ये भी समझ जाना है कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है या फिर इसकी पोजीशन कहां पर है। ठीक है, तो जो प्लेन इस कोरोनल सूचर से पास कर रहा होगा, मतलब ऐसे करके जो प्लेन आएगा, अगर हम किसी भी बॉडी को देखें, किसी भी बॉडी को ऐसे काटेंगे तो जो हमारा प्लेन आएगा उस प्लेन को हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन। ठीक है, उम्मीद करो यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारा थर्ड जो प्लेन होता है वो होता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब यही है कि किसी बॉडी को ट्रांसवर्सली काट दिया जाएगा तो वो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हमारे एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। ठीक है, एनाटॉमिकल डायरेक्शंस एनसीईआरटी में शायद कहीं कहीं पर ये वर्ड्स यूज किए गए थे, मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं पता है। पहले से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूं और मैं आपको ये बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। हाँ, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हमें दिया हुआ था लास्ट बोन्स वाला चैप्टर जो था उसके अंदर हमें ये दिया हुआ है एंटीरियर पोस्टीरियर वर्ड। तो एंटीरियर का मतलब होता है आगे और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। ठीक है, ये वर्ड्स जो है आपको ऐसे याद रखना है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्ट का मतलब होता है पीछे। ठीक है, और जो उसका दूसरा वर्ड होगा एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब हो जाएगा आगे। ए से एंटीरियर है और ए से ही आगे है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे तो पढ़ते पढ़ते आपको इतनी आदत हो जाती है इन वर्ड्स की कि आपको पढ़ते समझ में आ जाता है कि इसका वर्ड का मतलब क्या है। और एंटीरियर जो है, एंटीरियर को हम बोलते हैं वेंट्रल।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेंट्रल और डॉर्सल में ही लोगों को कंफ्यूजन होती है। कॉकरोच जब था एनसीईआरटी में, तो उसमें कॉकरोच में ये वर्ड्स दिए थे, डॉर्सल और वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल का मतलब होता है बॉडी के पीछे वाला पार्ट, और वेंट्रल का मतलब होता है बॉडी के आगे वाला पार्ट। तो आपको इसको भी ऐसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारा लेटरल और मीडियल, लेटरल एंड मीडियल। अच्छा, मीडियल को लेके ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मीडियल के जैसे ही दो वर्ड्स और होते हैं, एक होता है मिडल, एक होता है मीडियन, और एक होता है मीडियल। मिडल, मीडियन और मीडियल। मिडल, मिडल का मतलब होता है समथिंग विच इज कॉन्सेंट्रिक, समथिंग विच इज कॉन्सेंट्रिक, समथिंग विच इज कॉन्सेंट्रिक। मतलब कि कोई भी अगर चीज है, कोई भी अगर बॉडी है, उसके जस्ट बीचों बीच अगर कुछ भी चीज मिलेगी तो वो होती है हमारी मिडल। तो किसी भी बॉडी के अंदर कुछ भी बीच में मिल रहा है तो उसको बोलते हैं मिडल। अगर हम बात करते हैं मीडियन, तो मीडियन का मतलब होता है समथिंग विच इज अलोंग द मिडल एक्सिस, अलोंग एक्सिस। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो मीडियन है, मीडियन एक ऐसी बोन्स प्रेजेंट है जिसको हम मीडियन बोल सकते हैं, वो होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज प्लेस्ड मीडियन। कैसे मीडियन प्रेजेंट है? मान लो अगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम यहां से प्रेजेंट होती है, सर्वाइकल से लेके और यहां तक जाती है हमारी कॉक्सीजियल तक। ठीक है, तो समथिंग विच इज प्रेजेंट अलोंग द मिड लाइन या फिर अलोंग द एक्सिस, उसको हम बोलते हैं मीडियन। अब इस मीडियन के रेस्पेक्टिवली हमारे पास दो वर्ड्स बने हैं, विच इज कॉल्ड द मीडियल एंड लेटरल। अब आता है हमारा मीडियल वर्ड। मीडियल वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज नियरर टू सेंटर, समथिंग विच इज नियरर टू सेंटर, मतलब बीच के पास हो। नियरर टू सेंटर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं टूवर्ड्स द सेंटर। समथिंग विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हैं हम मीडियल। मीडियल से ही दूसरा वर्ड बनता है हमारा लेटरल। लेटरल का मतलब होता है मीडियल के जस्ट अपोजिट। अगर हम लेटरल के बोले तो लेटरल देखो, ये विजिबल है ना, तो समथिंग विच इज लेटरल उसको हम बोल सकते हैं विच इज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम सेंटर। समथिंग विच इज अवे फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड लेटरल। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको यह बताना है समथिंग विच इज मीडियल एंड समथिंग विच इज लेटरल, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे बताइए शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट। आप पहले ये देखिए शोल्डर जॉइंट एल्बो जॉइंट है कहां कहां पे। दिस इज द शोल्डर जॉइंट एंड दिस इज द एल्बो जॉइंट। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, उसमें मैं आपसे पूछूं कि ये आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है और जो हमारा एल्बो जॉइंट है, उसमें मीडियल और लेटरल कौन सा है? देखिए, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है विच इज टुवर्ड्स द सेंटर या फिर फुट सेंटर के पास है, तो वो होगा हमारा मीडियल। अगर मैं एल्बो जॉइंट की बोलूं, एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के कंपैरेटिवली हमारा मिडिल से दूर है, तो हमारा जो एल्बो जॉइंट होगा वो होगा हमारा लेटरल। तो आपको ऐसे ही एनाटॉमी में कंपैरेटिव स्टडी करके आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको मीडियल किसको बोलना है और लेटरल किसको बोलना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास दो टर्म और आती हैं, समथिंग विच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये मैं आपको बता देता हूं। मीडियल और लेटरल को स्टडी करते करते हमारे पास दो टर्म्स और आई, समथिंग विच इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल।
प्रॉक्सिमल का मतलब है विच इज इन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड काफी बच्चों को पता होगा। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास में। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास में या फिर आसपास में। डिस्टल वर्ड बना है डिस्टेंस से। डिस्टेंस मतलब दूर, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल वर्ड है इसका मतलब है प्रॉक्सिमिटी, और जो डिस्टल वर्ड है उसका मतलब है डिस्टेंस। तो प्रॉक्सिमिटी का आपको ऐसे देख सकते हैं, समथिंग विच इज नियरर। अब ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो है ना, हमेशा कंपैरेटिव स्टडी में किया जाता है। समथिंग विच इज नियरर। समथिंग विच इज नियरर इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल, एंड समथिंग विच इज डिस्टल या फिर विच इज एट सम डिस्टेंस या फिर नॉट नियरर, वो होता है हमारा डिस्टल। ठीक, ये वर्ड्स क्लियर हुए, ये टर्म्स क्लियर हुए हैं आपको। अब पीछे जो मैंने फोटो लगाया है या फिर डायग्राम लगाया है, उस डायग्राम पे आप देखिए, अगर हम बॉडी के रेस्पेक्टिवली देखें तो बॉडी के रेस्पेक्टिवली जो बॉडी से आगे होगा वो हमारा एंटीरियर होगा, या फिर हम उसको वेंट्रल भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी बॉडी के पीछे होगा उसको पोस्टीरियर बोलते हैं या फिर उसको डॉर्सल बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से। उसके बाद में मैंने आपको एक टर्म बताई विच इज कॉल्ड मीडियल एंड लेटरल। तो समथिंग विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, समथिंग विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर के तरफ है उसको हम बोलेंगे को क्या है, वो मीडियल है। समथिंग विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, वो हमारा लेटरल है। तो मीडियल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर और लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी मीडियल लेटरल बोल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको किसी एक ऑर्गन की बात कर रही है या फिर किसी दो ऑर्गन्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो उसमें मेन जो टर्म हमारी यूज होगी वो यूज होगी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है विच इज इन प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो चीज बॉडी के पास है वो हमारा प्रॉक्सिमल होगा, और जो हमारी बॉडी से दूर है वो होगा हमारा डिस्टल। प्रॉक्सिमल में देखो, अगर हम यहां पर बात करें, हैंड की बात करते हैं, ठीक है, तो हैंड में हमारा शोल्डर जो है वो हमारी बॉडी के एक्सिस के पास में है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल। और जितना बॉडी से दूर चलते चले जाएंगे, जैसे हमारा हैंड है तो हैंड हमारा बॉडी के दूर हो गया, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टल है। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी कुछ एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशंस को समझने के लिए एनाटॉमिकल मूवमेंट्स को समझने के लिए एनाटॉमिकल मूवमेंट्स में आपके पास कुछ मूवमेंट्स आते हैं जिनको बोला जाता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। कुछ जितने भी मूवमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सरकमडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, बहुत हैवी वर्ड्स लगते हैं पढ़ने में लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो आपको पता ही होगा, जैसे फ्लेक्शन फ्लेक्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। उसके बाद एक्सटेंशन आ जाता है, एक्सटेंशन मतलब बॉडी को खोलना। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट होते हैं अबाउट द एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट। मतलब क्या है इसका, कि जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं बॉडी के वो होते हैं हमारे जॉइंट्स पर। अब वो जॉइंट्स पर जो मूवमेंट होते हैं उसके बीच में जो उन मूवमेंट्स में जो एंगल्स का चेंज होता है, उस एंगल के चेंज के हिसाब से उनके नाम रख दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो ये वाले सारे मूवमेंट्स होते हैं, ये वाले मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं एक तो हिंज जॉइंट में। हिंज जॉइंट्स में ये देखने के लिए मिलते हैं। हिंज जॉइंट्स आप जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए कि हिंज जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बॉडी में, पढ़ के जरूर आए होंगे। उसके बाद होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स तो आपको पता ही होगा, बॉडी में सिर्फ दो जगह ऐसी हैं, दो जॉइंट्स ऐसे हैं जो बॉल एंड सॉकेट मिलते हैं प्राइमरीली, जिसमें आता है हमारा शोल्डर जॉइंट और हमारा हिप जॉइंट। ठीक है, तो इनके अबाउट जो भी मूवमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि दोनों बोन्स के बीच में कितने एंगल्स बनते हैं या फिर कैसे एंगल बन रहा है, उसके बेसिस पे ये सारे मूवमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लेक्शन की।
फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्शन अबाउट एन एल्बो देखते हैं हम। सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्बो जॉइंट की। ठीक है, एल्बो जॉइंट में हमारा एल्बो जॉइंट कैसे, किस टाइप का जॉइंट है? एल्बो जॉइंट हमारा हिंज जॉइंट है। ठीक है, ये है हमारा एल्बो जॉइंट। ठीक, अगर हमारे एल्बो जॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों मसल बोन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर एल्बो जॉइंट के बीच में जो एंगल है, अगर वो एंगल कम हो रहा है, अगर वो एंगल हमारा कम हो रहा है, हमेशा जब भी एंगल कम होगा तो उस मूवमेंट को बोलते हैं हम क्या? फ्लेक्शन या फिर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मैंने क्या बताया? जब भी दो बोन्स के बीच में जो बोन्स जॉइंट बना रही हैं, उन दोनों बोन्स के बीच में अगर हमारा एंगल कम होता है तो उस एंगल को या फिर उस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। बोलते ना ये बड़ा फ्लेक्स मार रहा है, तो जो फ्लेक्स मार रहा है ना, फ्लेक्स का मतलब यही होता है कि अपने आप को दिखा रहा है। ठीक है, अब दिखाते कैसे हैं? अब जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे दिखाएंगे? वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई देखो भाई, मैं तो बॉडी बिल्डर हूं, देखो मेरी तो बॉडी देखो। तो क्या हो रहा है यहां पर? जो एंगल है वो एंगल कम हो रहा है। अभी जो एंगल कम हो रहा है उसी को बोलते हैं हम फ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको याद रखना है फ्लेक्स वर्ड से। फ्लेक्स वर्ड से फ्लेक्शन आपको आज के बाद याद रहेगा, उम्मीद करता हूं याद रहे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन में हम क्या कर रहे थे? फ्लेक्शन में हम क्या कर रहे थे? जो हमारा एंगल था वो डिक्रीज हो रहा था। एंगल डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अगर हम बोले अपना एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो एक्सटेंशन में हमारा एंगल बढ़ता है। तो एक्सटेंशन में हमारा एंगल इंक्रीज होता है। एंगल इंक्रीजेस। अब देखो, हमने फ्लेक्स कैसे किया? हमने फ्लेक्स किया ऐसे, ऐसा करके हमने फ्लेक्स किया। अब इस फ्लेक्स को अगर हम खोलेंगे, वापस करेंगे, या फिर इस मूवमेंट को अगर हम उल्टा कर देते तो हमारा जो हाथ है वो खुल जाएगा। अब हाथ जो खुला है इसका मतलब क्या है? जो हमारा एंगल था इन दोनों के बीच में वो एंगल हमारा बढ़ गया है, एंगल इंक्रीज हुआ है। तो एंगल जो इंक्रीज हुआ है उसी को बोलते हैं हम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब खींचना भी होता है, एक्सटेंड करना, खींचना। तो हमारा जो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी उन मसल्स को हमने खींच दिया, तो क्या हो गया? हमारा एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन और एबडक्शन, एडक्शन और एबडक्शन ये हमारा होता है अराउंड द शोल्डर जॉइंट या फिर हमारा हिप जॉइंट। ठीक है, एडक्शन और एबडक्शन ये होता क्या है? देखो, जैसे हमारे हाथ है और जो हमारे पैर है, इनका जो मूवमेंट है, ऐसे जो ऐसे मूवमेंट है ना, ये वाला मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं एडक्शन और एबडक्शन। तो सबसे पहले चीज देखो, एडक्शन। एडक्शन, एडक्शन में एक वर्ड तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एड। एड मतलब जोड़ना, एड मतलब जोड़ना। जोड़ना, जोड़ना मतलब क्या है कि समथिंग विच वी आर एडिंग टू अ बॉडी। तो अगर हमारे हाथ ऐसे हुए और हमें इन हाथों को अपनी बॉडी तक ऐड करना है, ठीक है, हमारा मेरा हाथ ऐसे है, उस हाथ को मैं बॉडी तक ऐड कर रहा हूं, मैं बॉडी में ऐड कर रहा हूं, मतलब जोड़ रहा हूं, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं एडक्शन। ठीक, तो अगर हमारी ये हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसमें ये हैंड्स हैं। ठीक, अब ये हैंड्स हमारी बॉडी की तरफ जा रहे हैं, हैंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, बॉडी समझ में आ रही है वैसे मेरी? देख लो, तो इसमें हमारा एंगल जो है, ये वाला एंगल हमारा कम हो रहा है, ये वाला एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो एंगल जो डिक्रीज कर रहा है, या फिर हमारे जो हैंड्स है, सिर्फ इसे से याद रखो, जो हमारे हैंड्स हैं वो हमारी बॉडी में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ऐड हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडक्शन। इसी से दूसरा वर्ड होता है एबडक्शन।
एबडक्शन। अब एबडक्शन जो है एडक्शन का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? देखो, जैसे हमने अपनी बॉडी को, अपने हाथों को अपनी बॉडी तक जोड़ा, मतलब अपने बॉडी तक लेकर आए, अगर हम इसको वापस लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, बॉडी में हमारे हाथ ऐसे थे नॉर्मल, अगर हम उसको बॉडी को ऊपर, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे इस मूवमेंट को बोलते हैं एबडक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। तो हमारा इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा एंगल है वो बढ़ता है, इंक्रीजेस, ठीक है, इसमें हमारा जो एंगल है जॉइंट पर वो एंगल बढ़ता है बिटवीन द बोन्स। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर जो हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात की गई है, यहां पर हमारा जो जॉइंट है, जो सेंट्रल जॉइंट है, मतलब जो जिस जॉइंट के रेस्पेक्टिवली हमारी बात की गई है, वो जॉइंट है ये वाला जॉइंट है, और ये वाला क्या है, हमारा शोल्डर जॉइंट है। इतना बेसिक तो भाई पता होगा, शोल्डर जॉइंट किसको बोलते हैं, एल्बो जॉइंट किसको बोलते हैं, इतने तो दम हो नहीं, बीएमएस कर रहे हो भाई, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट जो है, अब शोल्डर जॉइंट के अबाउट जो भी हमारा मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं, वो भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन में आता है, लेकिन इसमें मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो, अगर मैं अपना शोल्डर जॉइंट लूं और मैं इस शोल्डर जॉइंट को ऊपर की तरफ उठाऊं तो ऐसे उठेगा। यहां पर जो मेरा शोल्डर जॉइंट था, और मतलब मेरा हाथ था, और जो मेरी बॉडी थी, इसके बीच में जो मूवमेंट था, मतलब जो एंगल था वो जीरो था, ठीक है। अगर मैंने इसको उठाया, उठाने का मतलब क्या है कि मैंने इसको फ्लेक्स किया है, मतलब जो एंगल है, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, जो मेरा एंगल है, वो जो मेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इस मूवमेंट को बोलेंगे हम फ्लेक्शन, ठीक है। अगर इसके अपोजिट मूवमेंट की बात करें तो हमारा वो हाथ पीछे जाएगा, तो पीछे की तरफ मतलब एक्सटेंड करना है, तो पीछे हम बोलेंगे उसको एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमारा एल्बो में अलग होता है, मतलब उसका मतलब बताने का तरीका अलग है, या फिर मूवमेंट करने का तरीका अलग है, और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उस मूवमेंट करने का तरीका अलग है, ठीक। अब यहां देखो, हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन यहां पर बात हो रही है नेक की, ठीक। जो हमारा नेक है उसके अराउंड यहां पर जो भी मूवमेंट हमारा देखा गया है उस मूवमेंट को भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही बोलते हैं। जैसे मेरी अगर गर्दन है, ठीक है, तो मेरी गर्दन, अगर मैं गर्दन को उसको आगे लूंगा, मतलब अपनी अपनी जो चिन है उसको हम मैन्युब्रियम स्टर्नम तक मिलाएंगे, मतलब स्टर्नम बोन तक मिलाएंगे, तो मेरी जो चिन है वो नीचे आएगी, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल कम हुआ, ठीक। और अगर मैं अपनी बोन को, अपनी नेक को अगर मैं पीछे करता हूँ, ठीक है, पीछे करूंगा तो मतलब एक्सटेंड हो गया, मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल बढ़ गया है, ठीक है, उसको भी हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऐसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका ये रह गया, हाँ, इसके बाद आता है हमारा सरकमडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, ठीक है। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं सरकमडक्शन क्या होता है, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन क्या होता है। मैंने इसके लिए आपके कुछ फोटोज ऐड किए हैं, हाँ, देखो, अगर हम अपने हैंड की बात करें, एडक्शन और एबडक्शन की, मैंने आपको बताया जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है, जो हमारा फेस हैंड है दैट इज फेसिंग फॉरवर्ड, तो हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी है, अगर हम बॉडी से, अगर हम बॉडी के पास लेकर आ रहे हैं, मतलब इसको ऐड कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला मूवमेंट होगा हमारा एडक्शन, ठीक है, ADD एडक्शन, तो ये वाला मूवमेंट हो गया हमारा एडक्शन। अगर हम इसको बॉडी से दूर लेकर जा रहे हैं तो वो एडक्शन का अपोजिट हो गया, मतलब एबडक्शन हो गया, ठीक है। तो एडक्शन और एबडक्शन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सरकमडक्शन। सरकमडक्शन, अब देखो सरकमडक्शन में थोड़ी सी लोगों को वो होती है, मतलब सरकमडक्शन को हम दो तरीके से ले सकते हैं, दैट इज कि अगर हमारा हैंड है, इस हैंड को अगर हम ऐसे करेंगे, इस मूवमेंट को, ठीक है, वैसे तो उसको प्रोनेशन सुपिनेशन बोलते हैं, लेकिन जो हमारा यहां पर हाथ घूम रहा है इसको, तो ये होता है हमारा सरकमडक्शन मूवमेंट। और कोई कोई इसको, इस मूवमेंट को ऐसे भी लेते हैं या फिर ऐसे आगे, तो हमारा ये वाला मूवमेंट जो है ये भी हमारा सरकमडक्शन मूवमेंट ही होता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अब आता है हमारा लेटरल और मीडियल रोटेशन।
देखो ये है हमारा लेटरल रोटेशन, और ये होता है हमारा मीडियल रोटेशन। अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके, एल्बो को फ्लेक्स करके, नहीं रहा मैं, अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके अगर हम उसको अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर लेटरल साइड ले जा रहे हैं, लेटरल मैंने बताया था अभी आपको कि बॉडी से दूर जाना है, तो अगर हम अपने एल्बो को फ्लेक्स करके, ऐसे फ्लेक्स करके अगर हम उसको लेटरल साइड ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन। ठीक, अगर हम सेम एल्बो को अगर फ्लेक्स करके अगर हम बॉडी के टूवर्ड्स ऐसे लेके जाएंगे, अंदर की तरफ मूव करके, बॉडी में जैसे दिखाते हैं ना, देखो ऐसे मूव करके लेके जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं हम मीडियल रोटेशन। ठीक है, तो मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन आपको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने एल्बो को क्या किया है, एल्बो को फ्लेक्स किया है, एल्बो को फ्लेक्स करने के बाद अगर हमारा वो अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, ऐसे अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन, और अगर हमारा वो टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है तो उसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए अब। अच्छा, जो लेटरल रोटेशन होता है और जो मीडियल रोटेशन होता है, अगर हम इसको बोलते हैं अराउंड हमारा ये हिप जॉइंट, ठीक, हिप जॉइंट में इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, इसके नाम चेंज हो जाते हैं, मूवमेंट सेम रहती है। अगर हम अपने हिप जॉइंट को, मतलब अपनी नी को, देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन अभी बताता हूं इसमें कैसे होता है। चलो हिप जॉइंट की एक साथ ही बात करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब यहां पर जो हमारा मेन है वो है हमारा यहां पर ये नी जॉइंट। नी जॉइंट समझ में आ रहा है, नी लिखूं इसको, नी 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 जॉइंट। तो जो हमारा नी जॉइंट है, अगर इसके अराउंड हमारा कोई भी मूवमेंट होता है, तो अगर हमने अपनी नी को देखो फ्लेक्स किया है, अब इसको ऊपर लेके जाना हमारा फ्लेक्स होगा। क्यों होगा फ्लेक्स? यहां पर देखो हमारा जो एंगल है, या फिर यहां देखो ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा अराउंड 180 डिग्री का एंगल होगा। अब इस एंगल को अगर हम कम करेंगे ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी नी को बेंड करना पड़ेगा। अब बेंड करने पे जो हमारा एंगल कम हुआ है, तो एंगल के हिसाब से हमें अपने मूवमेंट को डिसाइड करना होता है। तो उसमें जो हमारा एंगल इसमें कम हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लेक्शन। इस एंगल को, जो एंगल हमारा कम हुआ है, इसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद में अगर हमें एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड का मतलब क्या है, जो हमारा एंगल कम हो गया उसको हमें सही करना है, मतलब उसको बढ़ाना है या फिर उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए जो हमारा एंगल कम हुआ है उस एंगल को हम बढ़ा देंगे। तो हमने अगर अपनी नी को ऐसे स्ट्रेट ऐसे खींच दिया, तो इस एंगल को बोलते हैं हम एक्सटेंशन, या फिर इस मूवमेंट को एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक, तो अराउंड हमारा नी जॉइंट जो भी मूवमेंट है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने अपनी एल्बो को आगे फ्लेक्स किया, ठीक है, जो हमारा नी जॉइंट पर जो हमारा लेग है उसको हम ऐसे फ्लेक्स करेंगे टुवर्ड्स, मतलब ऐसे ऊपर उठा के फिर फ्लेक्स करेंगे। तो ये हमारा हुआ नी जॉइंट। किसी को आपत्ति तो नहीं है भाई, नी लिखा है, ठीक है। पढ़ने में आसानी होगी आपके लिए। अब आते हैं हमारे हिप के एडक्शन और एबडक्शन पे। एडक्शन, वैसे ये खाली एडक्शन लिखा है, एबडक्शन से उसके उल्टा होता है। देखो एडक्शन में मतलब क्या है कि हम अपने जो लेग है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं बॉडी के अंदर, टुवर्ड्स द बॉडी, या फिर बॉडी में ऐड कर रहे हैं। ऐड करने में हमारा क्या है, उसको एडक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा एबडक्शन। एबडक्शन में क्या हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट, कि मतलब बॉडी से हम दूर लेकर जा रहे हैं। मेरे पैर यहाँ पर कैमरे में दिख नहीं रहे, वरना मैं पैर करके बता सकता था, लेकिन आप देख लो ऐसा समझ में आ जाता है। अच्छा, एक चीज और, जो भी मैंने आपको ये मूवमेंट्स पढ़ाए हैं, इन मूवमेंट्स को अपनी बॉडी में परफॉर्म करके जरूर देख लेना। अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हो, और परफॉर्म करने पे क्या होगा, आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी और आपको इसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मैंने आपको बताया, कर करके बताया, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं वैसे ही आपको ही करना है, कि मतलब क्या करना है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक, ये सारे मूवमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिप का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। जो मैं आपको पीछे बता रहा था, हमारा ये वाला
लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन। तो लेटरल रोटेशन मीडियल रोटेशन में क्या किया था हमने, जैसे हमने एल्बो को फ्लेक्स किया, लेटर लेके जा रहे हैं तो लेटर रोटेशन होगा, मीडियल लेके जा रहे हैं तो मीडियल रोटेशन होगा। ठीक है, हमारा हिप जॉइंट पर ये वाले जब सेम रोटेशन किए जाते हैं तो उनको हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन मतलब अंदर की तरफ जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो मीडियल होगा, मीडियल रोटेशन ही बोलेंगे उसको, मीडियल। ठीक, और जो हमारा एक्सटर्नल रोटेशन है मतलब बाहर की तरफ जा रहा होगा, तो बाहर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल। तो मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन हमारे हिप जॉइंट के अराउंड सेम होता है, सिर्फ उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो यहां पर जैसे हम अपने नी जॉइंट को अगर फ्लेक्स करते हैं, नी जॉइंट है हमारी, नी जॉइंट को हमने फ्लेक्स किया, अब फ्लेक्स करने के बाद अगर हम उसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो अंदर की तरफ से जाएगी, वो हमारी जाएगी इंटरनल रोटेशन। यहां पे अलग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अगर हम इसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल रोटेशन, और जो हम अगर उसको बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं और ये सारे मूवमेंट्स आपको याद रखने की जरूरत पता है क्या है, आपको ये वाले सारे मूवमेंट्स इसलिए याद होने चाहिए जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा मसल्स के ऊपर, मतलब कोई भी मसल एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो उस मसल के अंदर आपको उसके एक हेडिंग होती है एक्शंस, मसल्स के एक्शंस आपको लिखने हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये मसल या फिर क्या एक्शन, कौन सा एक्शन क्या है, तो आप उसके बारे में ये नहीं याद कर सकते, ना ही आप लिख पाओगे एग्जाम में कि आपको उसमें कौन सा एक्शन कैसे लिखना है। ठीक है, वो तो खैर आगे मैं याद करा दूंगा, मैं मसल पढ़ाते टाइम को परफॉर्म भी करा के दिखाऊंगा, जो जो एक्शंस हैं उसकी टेंशन मत लो, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको हाथों हाथ याद करते हुए चलो। अब आते हैं हमारा, मैंने आपको बताया कि जो हमारा अराउंड नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट के अराउंड जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं, जैसे हमारा ये फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन में हमने नी को फ्लेक्स कर लिया मतलब ये वाला एंगल कम हो गया, उसको हमने एक्सटेंड कर लिया मतलब ये वाला एंगल बढ़ा दिया। ठीक है, हमारी नेक है, नेक का भी ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, नेक को अगर हम आगे लेके जा रहे हैं, कितनी बेकार मुंह बनाए तो हमारा जो एंगल है ये वाला एंगल कम हो गया, इसको बोलेंगे फ्लेक्शन। ठीक है, अगर हम इसको वापस लेके जा रहे हैं या फिर इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन। अच्छा, जो हमारा ये वाला एंगल हम नहीं देखेंगे, हम एंगल इसी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल अगर बढ़ेगा, पीछे की तरफ जा रहा है, नेक पीछे की तरफ जा रही है, ठीक, तो ये वाला एंगल हमारा बढ़ेगा, तो इसी के रेस्पेक्टिवली हम बात करेंगे एक्सटेंशन की। कोई बच्चा ये ना सोचे कि हमारा जो पीछे ये है, हमारा जो ये वाला एंगल है ये तो कम हो गया सर, अब इसको हम एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं, इसको हमें फ्लेक्शन बोलना चाहिए सर। लेकिन नहीं सर, रुक जाओ, जो हमारा अगर एक अपने जॉइंट के मूवमेंट्स की बात करते हैं तो जिस जॉइंट के मूवमेंट के अराउंड हमारा अपना फ्लेक्शन चेक कर रहे हैं तो उसी के अराउंड ही हमें अपना एक्सटेंशन भी चेक करना है। समझ में आ रहा है ये एक्सटेंशन? ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहां पर जो बात है हमारी हो रही है अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होगा, आगे की तरफ झुकेंगे तो हमारा ये वाला एंगल कम हो गया तो उसको बोलेंगे हम अपना फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ झुकेंगे तो ये वाला एंगल हमारा बढ़ गया, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, अडक्शन, एबडक्शन, सरकमडक्शन, सब कुछ समझ में आ गया है आपको, सब कुछ मैंने बता दिया है। लेटरल रोटेशन मैंने बता दिया, मीडियल रोटेशन मैंने बता दिया, और जो हमारा ये रोटेशन होता है हमारा नेक का रोटेशन कैसे होता है, जो हमारी चिन होती है, चिन को हम मैनिब्रियम स्टर्नाई तक मिलाएंगे, मतलब हमारा खाली जो मैनिब्रियम बोन होती है इस तक मिलाएंगे ऐसे, और ऐसे घुमाएंगे, अगर ऐसे करके अगर हम अपनी बोन को घुमाएंगे मतलब अपने नेक को घुमाएंगे तो हमारा इस रोटेशन को बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन दिख रहा है वैसे, चलो कोई नहीं, मैंने वैसे बोल दिया है, आपको नोट कर लेना। आगे बात करते हैं हम अपने फुट की। देखो फुट भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सबको फुट के मूवमेंट्स कैसे होते हैं। आगे जाके आपकी जब काम करने लगोगे, जब डॉक्टर बन जाओगे, उसके बाद में ये वाले मूवमेंट्स कुछ काम आते हैं।
ठीक है। फुट में देखें तो फुट में क्या होगा, अगर हम अपनी बॉडी के टूवर्ड्स ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा एडक्शन, मतलब ये सीधा पैर था, सीधा पैर को हमने अपने बॉडी में अंदर की तरफ मूव किया। मान लो ये अगर मेरा पैर है, पैर को ऐसे रहता है पैर, अगर मैं उसको बॉडी के अंदर की तरफ मूव किया तो वो हो जाएगा हमारा एडक्शन, बाहर की तरफ मूव करूंगा तो एबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, एडक्शन एबडक्शन। उसके बाद आता है हमारा डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन। ऊपर करते हैं, पैर को ऊपर करते हैं तो हो जाता है डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, और अगर हम पैर को नीचे करते हैं तो हो जाता है हमारा प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो होती है हमारी प्लांटर मसल्स। प्लांटर मसल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वैसे आपके सिलेबस में ऐसा है नहीं इतना कुछ, लेकिन देख लेंगे, एक बार दिखा दूंगा मैं प्लांटर मसल्स कहाँ होती है, और फेशिया भी होता है यहाँ पे। अच्छा, अब बात होती है हमारी ई वर्जन और इनवर्जन की। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा ये लेग है, अगर मैं अपने लेग को ऐसे अंदर की तरफ मूव करूंगा तो ये होगा हमारा एडक्शन, बाहर की तरफ मूव करूंगा तो होगा एबडक्शन। लेकिन इसमें एक मूवमेंट और मिलता है, ऐसे करके और ऐसे करके। तो जो हमारा ऐसे करके मूवमेंट है, मतलब जो अंदर की तरफ मूवमेंट है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अंदर की तरफ मूवमेंट जो हो रहा है उसको इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब हमारा जो लेग है, अगर हम लेग को अंदर की तरफ मूव करेंगे ऐसे करके तो वो इन्वर्जन हो गया, बाहर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा ईवर्जन हो गया। इन्वर्जन ईवर्जन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो वर्ड होता है इनवर्जन, ठीक है, इन मतलब अंदर, ठीक है, और हमारा ई वर्जन। ई जब भी यूज होता है, जहां पर भी ई वर्ड यूज होगा एनाटॉमी में या फिर किसी भी दूसरे सिलेबस में, दूसरे सब्जेक्ट में, अगर कहीं पर भी ई वर्ड यूज होगा तो इस ई वर्ड से आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है बाहर। ई वर्ड से मतलब बाहर, ठीक है। इनवर्जन और ई वर्जन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स। देखो, टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन की। ओरिजिन और इंसर्शन जो आपके क्लासिकल टेक्स्ट में मिलता है, उसमें यह मिलता है कि जो हमारा मसल्स की, देखो मैं आपको बता ही देता हूं, ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में जो आपकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट में ये पता लगता है, उसमें ये बोला हुआ है कि समथिंग या फिर मसल या फिर मसल का ऐसा पार्ट या फिर मसल की ऐसी अटैचमेंट जो हमारी लेस मूव करती है वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसका मूवमेंट के हिसाब से अगर हम उसको चेक करेंगे तो जो मसल की अटैचमेंट कम काम कर रही है या फिर कम मूव कर रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन, मतलब मूव लेसर। ये ओरिजिन जो है वो कम मूव करेगा और जो हमारा इंसर्शन है वो ज्यादा मूव करेगा, मूव मोर वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्टिंग की बात चल रही है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बहुत सारी मसल्स ऐसी हैं जो एक्सेप्शंस होती हैं इस चीज का, कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो मसल का ओरिजिन है वो ज्यादा मूव कर जाता है, जो हमारा इसका इंसर्शन है वो कम मूव करता है, ठीक है। तो उसमें इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो इसमें नोट किया है चीजें, वो ये नोट की है, जो भी हमारा ओरिजिन होगा दैट वुड बी प्रॉक्सिमल टू द बॉडी। Origin would always be proximal to the body. Proximal. जो हमारा इंसर्शन होगा, इंसर्शन वुड बी डिस्टल। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आया हूं आपके लिए। वो एग्जांपल होता है हमारा पेक्टोरालिस मेजर मसल। दिस इज द पेक्टोरालिस मेजर मसल, इसको चेस्ट मसल भी बोलते हैं, ठीक है। इस मसल को वैसे इस मसल के 3 फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तीनों फाइबर्स जाके जुड़ते हैं यहां पर, दैट इज द बिसिपिटल ग्रूव, जो हमारा ह्यूमरस बोन के अंदर होता है। टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाऊंगा इसके बारे में बाद में। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूं वो देखो। इसका मसल का जो ओरिजिन है वो हमारा हो रहा है क्लेविकल से, ठीक है, स्टर्नम से,
और हमारा एब्डोमेन से, मतलब एब्डोमिनल मसल्स या फिर हमारा जो ये है रिब्स है, वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है हमारा बेसिपेटल ग्रूव के अंदर। ठीक। जो हमारा क्लासिकल बुक्स वाले जो टर्म्स हैं उसमें वो ये लिखा हुआ है कि जब भी हम मसल को मूव करेंगे तो मसल की जो अटैचमेंट है अगर वो ज्यादा मूव कर रही है तो ज्यादा मूव करने वाली होगी हमारी इसकी इंसर्शन, और जो कम मूव कर रही है कम मूव करने वाली होगी उसकी ओरिजिन। ठीक है। और वैसे इस एग्जाम्पल में मुझे सेट भी हो जाती है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि समथिंग विच इज प्रॉक्सिमल टू द बॉडी, जो बॉडी के प्रॉक्सिमल होगी वो होगी उसका ओरिजिन, और जो बॉडी के डिस्टल होगी वो होगी हमारी उसका इंसर्शन। कैसे? देखो, ये वाला पार्ट ये बॉडी के प्रॉक्सिमल है क्योंकि ये हमारी सेंट्रल एक्सिस है। अब सेंट्रल एक्सिस के पास है तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल वाला पार्ट, तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल। दिस पार्ट वुड बी प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा प्रॉक्सिमल वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट हो गया हमारा इसका डिस्टल। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है हमेशा ओरिजिन। तो जहां से मसल ओरिजिनेट हो रही है या फिर जहां से मसल स्टार्ट हो रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होगा वो होगा ओरिजिन। उसके बाद में जो हमारा डिस्टल वाला पार्ट होगा, डिस्टल वाला पार्ट होगा हमारा उसका इंसर्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है? और उसको आपको दोनों तरीके से याद रखना है कि जो हमारा जहां पर लेस मूवमेंट है, जिस भी अटैचमेंट का मसल का लेस मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे उसका ओरिजिन हो रहा है, जहां पर हमारा मूवमेंट ज्यादा है वो होगा हमारा उसका इंसर्शन। ठीक, यहां तक मैं मानता हूं कि यहां तक आपको कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार अपने रिवाइज करिए, अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं साथ में उसको एक बार खोल के देखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, एनाटॉमी को पढ़ते टाइम ना एक रूल ये भी होता है, मैंने आपको बताया 120 रूल। 120 रूल में क्या होता है कि मैं अपना अगर 100% आपको दे रहा हूं तो उसका 20% आपको वापस भी देना है। अब वापस देने का तरीका क्या है? वापस देने का तरीका ये है कि अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको 20% तक तो याद होना चाहिए। और वो याद कैसे होगा? अगर वो आप साथ साथ रिपीट करेंगे, अगर आप मेरी बातों को रिपीट करते हुए चलेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे साथ साथ आप अगर आप कोऑपरेशन से चलेंगे तो आपको वो 20% बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका बचता है वो बचता है आपके नोट्स। आपको अपने नोट्स रिवाइज जरूर करने हैं। जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब मेरी नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आपको क्या करना है, जो प्रीवियस क्लास हुई है उस प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आना है, उसके नोट्स को रिवाइज जरूर करके आना है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें एनाटॉमी में हमेशा जो होता है ना, जो हमारा नेक्स्ट वाला आने वाला पार्ट होता है वो हमेशा पहले वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बता दी गई होती है, आप बाद वाला देखेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएंगी और वो दोबारा हो सकता है मैं बता दूं, लेकिन बहुत सारे चांसेस ऐसे होता है कि वो नहीं बताई जाती, पहले बता दी गई हैं, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि बच्चे को पहले से आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको एनाटॉमी में रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आती है टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। 12th क्लास में एनसीईआरटी में सब पढ़ के आए होंगे। आर्टरी क्या होती है, वीन क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है। आपके लिए यहाँ पे नया वर्ड आया है, दैट इज कॉल्ड द एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस हो सकता है बच्चों ने किसी ने पढ़ा हो पहले से, जो नीट की कोचिंग होती है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं उसमें पढ़ाते हैं एनास्टोमोसिस क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा एनास्टोमोसिस क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज के अंदर जो मेन वर्ड आपको याद करना है ना, वो ये याद मत करो कि ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है। आपको जो वर्ड याद करना है उसी से याद करो, विच इज अवे फ्रॉम द हार्ट, विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, टेक्स अवे। टेक्स अवे याद करोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड लेकर बाहर जा रही है, मतलब दूर जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है, उसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है, जो हमारा हार्ट से ब्लड निकलता है मैक्सिमम टाइम्स क्या निकलता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। लेकिन जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड जाता है वो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन वो ब्लड, वो वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भी तो हार्ट से दूर ही जा रहा है, तो वो दूर जा रहा है, इसीलिए जो हमारी आर्टरी लेकर जा रही है उस आर्टरी को हम पल्मोनरी आर्टरी बोल देते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन होती है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। वैसे तो नीट में शायद एक क्वेश्चन आया भी था, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी वीन्स की। वीन्स, वीन्स में क्या याद रखना है, वीन्स में आपको याद रखना है विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ लेकर अगर हमारा जो जा रहा है, जो भी वेसल हमारी ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही है उसको बोलते हैं वीन्स। वीन्स में क्या होता है, देखो हार्ट की तरफ कोई भी ब्लड जाएगा, जैसे सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है या फिर पल्मोनरी वीन है, तो जितना भी ब्लड हमारा जाएगा हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा की बात करते हैं तो हमारा पूरी बॉडी से ब्लड जो है, पूरी बॉडी टिश्यू से ब्लड जो है वो हमारा हार्ट की तरफ जाता है, वो हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और लंग्स से फिर दोबारा से ये वाला ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है। टुवर्ड्स द हार्ट आने का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द हार्ट आने का मतलब यही है कि वो हमारा ब्लड जो है वो क्या है, अब यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है तो इसको हमने क्या दिया नाम, वीन नाम दिया, वो पल्मोनरी वीन कहलाई जाएगी। तो हमें क्या याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि अवे फ्रॉम द हार्ट है, टुवर्ड्स द हार्ट है, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला कॉन्सेप्ट है ये हमें अपना भी क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के अलावा आपके पास इसमें और एक्सेप्शंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वीन्स। अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वीन में आपके इसमें एक्सेप्शंस होती हैं। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऐसे ही अम्बिलिकल वीन जो होती है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके बारे में इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी में स्टार्ट करूंगा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अम्बिलिकल आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कैरी करती है। फिलहाल के लिए इतना ही देख लीजिए। उसके बाद में आता है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा कि माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है जो हमारा आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स को कब हमारा ज्वाइन करती है। ठीक है, अब आती है हमारी बात एनास्टोमोसिस की। एनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट है। एनास्टोमोसिस को आपको ऐसे समझना है कि हमारा एक जाल बन गया है। ठीक है, मान लो ये हमारा है आर्टरी और ये हमारी है वीन। अब आर्टरी और वीन जब आपस में कंबाइन कर जाएंगी, कंबाइन करके एक जाल बना लेंगी। ये जाल दिख रहा है, इस जाल में बीच में एक स्पेस है। अब ये स्पेस क्या होता है, जैसे ये ऑर्गन, मान लो ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन के जैसे बीच में ऑर्गन है, ऑर्गन के चारों तरफ एक जाल बन जाता है। ठीक है, ऐसे करके जाल बन जाता है, और ये वाला जाल जो है इस जाल को बोलते हैं एनास्टोमोसिस। अब इस जाल को कैपिलरी क्यों नहीं बोला, एनास्टोमोसिस क्यों बोला, क्योंकि इसका भी मतलब है, इसमें आगे एग्जाम्पल में देखिए, देखो मेल क्या था, हमारी ब्लड वेसल्स थी, आर्टरी थी, वीन थी, बीच में जो हमारा इसका जुड़ गई वो कैपिलरीज बन गई। लेकिन कैपिलरीज का सिर्फ यहां तक ही रोल है, जब वो किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही हो जहां, वहीं तक ही कैपिलरीज का रोल होता है। उसके बाद में अगर हमारे पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारा शोल्डर जॉइंट का, जहां पर हमारी बोन आएगी ह्यूमरस बोन, ये ह्यूमरस बोन है। अब इस ह्यूमरस बोन के पास में हमारी आर्टरीज भी आती है और वेन जाती भी है, तो यहां पर एक जाल बन जाता है। ठीक है, ये जाल बन गया है। अब ये जाल में ब्लड हमारा आएगा यहाँ पे और जाल में घूमेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो भी हमारा आर्टरीज बनी आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स जो है वो बन गए वीन्स में, ऐसे ही होता है। लेकिन आर्टीरियोल के बाद स्टेज आती है हमारी कैपिलरीज की, फिर कैपिलरीज के बाद बनती है वेन्यूल्स। जैसे हमारी आर्टरी जा रही है, आर्टरी हमारी आगे टूटेगी आर्टीरियोल में, ऐसे ही हमारी जो कैपिलरीज है वो मिलकर बनी है वेन्यूल से, तो आर्टेरियल्स और वेन्यूल्स के बीच में आती है कैपिलरीज। लेकिन जो हमारा एनास्टोमोसिस होता है, एनास्टोमोसिस में हमारे कैपिलरीज वाली स्टेज नहीं आती, कैपिलरीज वाली स्टेज नहीं आती। ठीक है, एनास्टोमोसिस में आती है
लेकिन इतनी ऐसे फाइन हमारी बनी हुई नहीं है कैपिलरीज यहाँ पे। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो जाएगा आर्टीरियोल्स तक, और आर्टीरियोल्स से हमारा वो जाएगा वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से जाके वो वीन में डायरेक्ट चला जाएगा, बीच में कैपिलरीज नहीं आई है। ठीक, बस यही तक था आज का हमारा लेक्चर। इसमें जितना भी बेसिक टर्म्स थे वो मैंने बताई हैं आपको, और इसके बाद में जो भी हमारी टर्म्स बीच बीच में आती रहेंगी मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने आपको बताया था कि आपको रिवाइज जरूर करना है, रिवीजन करते रहें।